वक्त, हम इसे कैद कैसे करते हैं? कभी सोचा है? आज हम इसी कैलेंडर की हैरान कुन कहानी को समझेंगे। ये वो चीज़ है जिसे हम रोज़ देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। चलें इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई तारीख हो, ना कोई सोमवार, ना ही नया साल। आखिर जिंदगी चलेगी कैसे? देखिए, पुराने जमाने के इंसानों के लिए वक्त कोई नंबर नहीं था। ये तो एक एहसास था, एक ऐसी धुन जो सितारों में लिखी हुई थी। और ये कहानी इसी धुन को पढ़ने और उसे सिस्टम में बदलने की है जो आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला कदम था ऊपर देखना, आसमानों की तरफ। कदीम तहजीबों ने देखा कि सूरज, चांद और सितारे एक खास अंदाज में, एक काबिले पेशगोई तरीके से गर्दिश करते हैं। और ये सिर्फ कोई शौक नहीं था, बल्कि जिंदा रहने का सवाल था। कब फसलें उगानी हैं, कब काटनी है, और मजहबी त्यौहार कब मनाने हैं, इन सब सवालों का जवाब आसमान में छुपा था। इसीलिए उन्होंने अपनी टाइम मशीनें खुद बनाई, पत्थर से। ये सिर्फ यादगारें नहीं थीं जैसा हम सोचते हैं। असल में ये बहुत पेचीदा इंस्ट्रूमेंट्स थे जो वक्त का हिसाब रखते थे और आसमानी हरकतों को जमीन पर नक्श कर देते थे। अब स्टोनहेंज की मिसाल लें। ये सिर्फ पत्थरों का एक गोल दायरा नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा और काबिल एतमाद सोलर कैलेंडर था। इसके पत्थर इस तरह से लगाए गए हैं कि साल के सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन सूरज बिल्कुल ठीक इनके बीच से निकलता और डूबता है। सोचिए, इससे मौसमों की तब्दीली का कितना अहम और सटीक इशारा मिलता था, जो खेतीबाड़ी और जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये कहानी सिर्फ बरतानिया में नहीं हो रही थी। बिल्कुल ऐसी ही एक कोशिश, ऐसी ही एक कहानी हिंदुस्तान में भी चल रही थी। तो आइए अब सफ़र करते हैं हिंदुस्तान का, जहां कदीम इंजीनियरिंग का एक और शाहकार वक्त की दास्तान सुनाता है। ये है कोणार्क का सूरज मंदिर। देखें, इसको सूरज देवता के रथ की शक्ल में बनाया गया है। इसके जो 12 बड़े पहिए हैं वो 12 महीनों की निशानदेही करते हैं, और हर पहिए में जो 8 तिलियां हैं वो दिन के 8 पहर बताती हैं। हत्ता कि इन पहियों पर पड़ता हुआ सूरज का साया दिन का वक्त बताने के काम आता था। यानी ये सिर्फ एक इबादतगाह नहीं थी, बल्कि एक घड़ी और कैलेंडर का बेहतरीन इम्तिजाज था। तो जब आसमानी अजराम को ट्रैक करने की सलाहियत हासिल हो गई, तो अगला चैलेंज था एक बाकायदा सिस्टम बनाना, एक कैलेंडर डिज़ाइन करना। लेकिन यहाँ एक बुनियादी मसला खड़ा हो गया। सूरज बनाम चांद, किसको बुनियाद बनाया जाए? इस मसले की वजह यह थी कि दोनों की अपनी अपनी खूबियां और खामियां थीं। एक तरफ था कमरी या लूनर कैलेंडर जो चांद के चक्रों पर मबनी था। ये समझने में बहुत आसान था क्योंकि चांद तो हर रात बदलता नजर आता है। लेकिन इसका मसला ये था कि ये धीरे धीरे मौसमों से आगे पीछे हो जाता था। दूसरी तरफ था शमसी या सोलर कैलेंडर जो ज़मीन की सूरज के गिर्द गर्दिश पर मबनी था। ये मौसमों के लिहाज से बिल्कुल ठीक रहता था, लेकिन इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। तो अब क्या किया जाए? इसका एक बहुत ही शानदार हल कदीम हिंदुस्तान में निकाला गया, लूनी, सोलर या कमरी शमसी कैलेंडर। ये एक ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम था जो दोनों की खूबियों को इस्तेमाल करता था। इसमें महीने तो चांद के हिसाब से चलते थे, लेकिन हर 2-3 साल बाद एक इजाफी लीप महीना डाल दिया जाता था। इससे होता ये था कि कैलेंडर वापस मौसमों के साथ सिंक हो जाता था। यानी ये सकाफती तौर पर भी मौजू था और खेतीबाड़ी के लिए भी बिल्कुल दुरुस्त। ये सिस्टम तो बेहतरीन काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी दुनिया को एक वाहिद ग्लोबल स्टैंडर्ड कैलेंडर की ज़रूरत थी। और इस मंजिल तक पहुंचने का सफ़र काफ़ी उलझा हुआ और बाज़ औक़ात अफरा तफरी से भरा था। इस सफ़र में सबसे पहले आते हैं जूलियस सीज़र, जिन्होंने 46 क़ब्ल मसीह में जूलियन कैलेंडर मुतारिफ कराया। उनका मकसद रोमन कैलेंडर की अफरा तफरी को ख़त्म करना था। हल बहुत सादा था, साल 365 दिन का और हर 4 साल बाद एक लीप ईयर। मगर इसमें एक छोटी सी गलती थी। असल शमसी साल 365.25 दिन का नहीं, बल्कि 365.2442 दिन का होता है। अब ये फ़र्क बहुत मामूली लगता है, लेकिन सदियों में ये मामूली फ़र्क बढ़कर 10 दिन का हो गया। और इसी वजह से 1542 में पोप ग्रेगोरी 13वीं को एक बड़ी इस्लाह करनी पड़ी, जिससे ग्रेगोरियन कैलेंडर वजूद में आया। और ये इस्लाह आम नहीं थी, ये हैरान कर देने वाली थी। कैलेंडर को वापस मौसमों के साथ मिलाने के लिए 1582 के अक्टूबर में से पूरे 10 दिन गायब कर दिए गए।
اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ 4 اکتوبر جمعرات کو سوئے اور جب اگلی صبح اٹھے تو تاریخ 15 اکتوبر جمعہ تھی۔ سوچ کر دیکھیے، 10 دن تاریخ سے مٹا دیے گئے۔ تو آج ہمارے پاس ایک بالکل ٹھیک دنیا بھر میں مانا جانے والا سسٹم موجود ہے، لیکن اس پورے سفر کے بعد ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وقت کو ناپنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے وقت کو ناپنے کے لیے ایک بہترین نظام تو بنا لیا، لیکن کیا اس عمل میں ہم نے کچھ کھو دیا ہے؟ اب گھڑی کی ٹک ٹک ہی ہماری زندگی کی دھن بن گئی ہے، لیکن کیا بس یہی ایک دھن ہے؟ جیسا کہ کہتے ہیں، وقت جو کبھی رشیوں کے لیے کائنات کی دھڑکن تھا، اب کاغذ پر لکھا ایک نمبر بن گیا ہے۔ ہم نے اسے اتنا باندھ دیا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ وقت باہر سے زیادہ اندر سے چلتا ہے۔ یعنی پہلے وقت ایک قدرتی کائناتی بہاؤ محسوس ہوتا تھا، اور اب یہ صرف نمبرز کا ایک سلسلہ بن کر رہ گیا ہے۔ تو جب اگلی بار 1 جنوری کو رات 12 بجے گھڑیاں بجیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک چکر کو نشانزد کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ یہ پوری وضاحت بتاتی ہے کہ سال کا ہمارا تصور دراصل ایک انسانی ایجاد ہے، بہت طاقتور اور مفید، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہے تو یہ ایک ایجاد ہی۔ وقت کی اصل زبان آج بھی ستاروں، چاند اور ہماری اپنی دل کی دھڑکن میں لکھی ہے۔ سوال تو صرف یہ ہے کہ کیا ہم اب بھی اسے سن رہے ہیں؟ شاید اصل سبق صرف وقت کو ناپنا نہیں، بلکہ اس کی مختلف دھنوں کو محسوس کرنا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے آباء اجداد کرتے تھے۔